हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, ये वीडियो एलएलबी सेमेस्टर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, जिसका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट या फिर यूनियन जुडिशरी, तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, यूनियन जुडिशरी, दो तरह जुडिशियल सिस्टम देखो स्टेट लेवल पर। एक तो जो स्टेट जुडिशरी होती है और दूसरा होता है सेंट्रल यूनियन जुडिशरी। तो यूनियन जुडिशरी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट टॉपिक उच्चतम न्यायालय को हमने कुछ भागों में विभाजित किया है। इस टॉपिक को कुछ भागों में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले जजेस की नंबर या न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 124(1) अनुच्छेद 124(1) में इसको पढ़ा जाता है। दूसरा, जजेस की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है यहाँ पर, 124(2). जजेस की क्वालिफिकेशंस 124(3). फिर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। उसके बाद एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट, तदर्थ न्यायाधीश जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 127। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में। रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति 128 में। फिर सुप्रीम कोर्ट का प्लेस कहाँ पर होगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 130। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर ऑफ जजेस। फिर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, रिमूवल कैसे होगा, 124(4). न्यायाधीशों की शपथ कैसे होगी, ओथ बाय जजेस, 124 का 6। और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की पावर और जुरिस्डिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में हम जुरिस्डिक्शन, एक मूल अधिकारी था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये 131, 32, फिर अपीलेट वाला 132, 133, 134, 136, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 में, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वेरी शॉर्ट में, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की शासन प्रणाली संघीय प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है। लेकिन जुडिशरी की अगर हम यहाँ बात करें तो जुडिशरी यूनिटरी है, एकीकृत है। अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेडरल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है या स्टेट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुलझाने के लिए स्टेट कोर्ट्स अलग से इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो वहाँ ड्यूअल सिस्टम है। फेडरल, जैसे फेडरल वहाँ पर पार्लियामेंट है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह वहाँ पर फेडरल जुडिशरी का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंडिया ने वहाँ से फेडरलिज्म को तो कॉपी किया, लेकिन फेडरल जुडिशरी को कॉपी नहीं किया। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है, लेकिन जुडिशरी जो है वो यूनिटरी ही है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। अब सवाल उठता है कि इंडिया में सिंगल जुडिशरी या एकीकृत जो यूनिफाइड जुडिशरी है, इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई। तो ये भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया है। अब हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हिरार्की है, हिरार्कियल सिस्टम में है, क्रमबद्ध व्यवस्था में है। एक कोन, जैसे केल्सन की थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं एक कोनिकल शेप में एक कोन बना लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाया जाता है। उसी तरह हमारे यहाँ इसमें सुप्रीम कोर्ट टॉपिक में भी इंडियन जुडिशरी में इस कोन के टॉप मोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे फिर हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर मुंसिफ कोर्ट, और इस तरह से सबसे नीचे न्याय पंचायत आ जाते हैं। तो एक कोन की शेप का हमारा इंडियन जुडिशरी का सिस्टम है, भारतीय न्यायपालिका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, कि उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के भाग 5 में, पार्ट 5 में 124 अनुच्छेद से 147 अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, पार्ट 5 में आर्टिकल कौन कौन से हैं, 124 से 147 तक है। फिर बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन सबसे पहले कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या की। तो 124(1) के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा, चीफ जस्टिस के अलावा 7 अदर जजेज होंगे।
होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और इन न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो ये अधिकार केवल संसद को होगा। इसके बाद देखते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या कब कब बढ़ाई गई है, जजेस की संख्या कब कब बढ़ाई गई और किस अधिनियम के द्वारा। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008 सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 की गई थी और 31 में चीफ जस्टिस भी इंक्लूड होता था। 2019 में सेम एक्ट के द्वारा जजेस की संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई है और 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस है। अब बात करते हैं नियुक्ति कैसे होती है जजेस की। तो 124(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस से परामर्श करता है, उन जजेस से एडवाइस लेता है जिनको वह उचित समझे। अब यहाँ पर जो ये एडवाइस वर्ड है, ये जो परामर्श शब्द है, इस पर बहुत डिस्प्यूट हुआ कि क्या अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से परामर्श कंसल्टेशन यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए, उस कंसल्टेशन को मानने के लिए बाध्य हैं, बाउंड हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मामला बनता है SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का केस है। इसको हम न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला, जजेस ट्रांसफ़र केस या फिर न्यायाधीशों का प्रथम मामला भी कहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आप डिसीजन ध्यान रखेंगे। कोर्ट ने कहा था कि जजेस के द्वारा जो दिया गया परामर्श होता है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए। दूसरा केस आता है जजेस ट्रांसफ़र सेकंड केस, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत संघ 1993 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को पलट दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जज की अपॉइंटमेंट भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी राय से ही की जा सकती है, उसके अलावा किसी अन्य जरिए से नहीं। फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कॉलोजियम बनाया जाएगा, एक नियुक्ति मंडल बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। इसमें फिर आगे ये कहा गया कि यदि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज के एडवाइस में, उसके कंसल्टेशन में, परामर्श में अंतर होता है तो फिर प्रायोरिटी दी जाएगी जो चीफ जस्टिस ने कंसल्ट किया है उसको। तो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। 1998 में फिर से न्यायाधीश मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नियुक्ति मंडल जो कॉलेजियम की बात की गई है उसमें अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। पहले वाले मामले में, दूसरे मामले में जो जज का दूसरा मामला था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उसमें कहा था चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, लेकिन 1998 के मामले में कहा कि चीफ जस्टिस के अलावा अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। इसके अलावा कहा कि ये जो 5 जजेज हैं इनसे सलाह करके ही जजेस के नाम राष्ट्रपति के पास में लिखित रूप में भेजे जाएंगे। इस मामले में ये भी कहा गया कि जो 5 जजेस हैं उनकी सलाह एक समान होनी चाहिए और आगे कोर्ट ने कहा था कि यदि अन्य न्यायाधीशों के सलाह के बिना नाम भेज दिया जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो सलाह को मान सकता है या फिर उसके लिए मना कर सकता है और मना करने का उचित आधार वो बताएगा राष्ट्रपति कि क्यों मना किया, क्यों रिफ्यूज़ किया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज होना चाहिए या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की जानी चाहिए उसके द्वारा, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, एक एक्सपर्ट ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, 5 साल के लिए वो जज रह चुका हो किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल उसने वकालत की हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा ज्यूरिस्ट हो, एक अच्छा विधिवेत्ता हो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो 1950 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जो जज होता था उसको बतौर मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट कर दिया जाता था। फिर 73 में केशवानंद भारती के मामले में इस मामले का जो निर्णय दिया गया उसके कुछ घंटों के बाद 3 जज से JS सेलट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके जस्टिस अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। फिर दूसरा जो न्यायाधीश मामला आया था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए।
ठीक है, तो ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कुछ एक मामला था। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होगी? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 कहता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से वो अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पा रहा हो, तो फिर अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल की बात करें अगर जजेस का कार्यकाल क्या होगा, तो जजेस की न्यूनतम उम्र कितनी होगी ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में जजेस के कार्यकाल के संबंध में 3 उपबंध बनाए गए हैं, 3 प्रोविजन बनाए गए हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 साल की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर ही पदमुक्त हो सकते हैं। और तीसरा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अब शपथ की बात करें, जजेस के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 124(6) में, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया व्यक्ति अपना कार्यकाल संभालने से पहले शपथ किसके सामने लेगा? पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, या फिर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने लेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और भारत का जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है CAG, इनके शपथ का प्रारूप बिल्कुल एक जैसा ही है। एडहॉक जज की बात करते हैं, तदर्थ न्यायाधीश 127 में, तो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। एडहॉक जजेस की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, हाई कोर्ट में नहीं की जाती। एडहॉक जजेस के पद पर नियुक्ति व्यक्ति के पास में सर्वोच्च न्यायाधीश का न्यायाधीश होने की, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एडहॉक जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एडहॉक जज की तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है जिस हाई कोर्ट से वह न्यायाधीश, वो जो एडहॉक जज है, जिस हाई कोर्ट में वो काम कर रहा होता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस की बात करते हैं 128 में, तो 128 अनुच्छेद के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन रखता है, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बैठने का या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। वह जज सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की तरह ही शक्तियों, विशेष अधिकारों और एडजुडिकेशन का राइट रखता है। ठीक है, प्लेस क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का? आर्टिकल 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और भी नियुक्त कर सकता है। तो 18वें विधि आयोग ने 18th लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट नंबर 229 जो 2009 में आई थी। उसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 4 पीठ कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद इसमें होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यात्मक एकरूपता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं भी मुख्य न्यायाधीश कर सकता है डिसाइड कि कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जल्दी आएगा और सेकंड पार्ट को आप देखिएगा। उसमें हमारा सेकंड पार्ट में जो जुरिसडिक्शन पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी आपकी अगर हो फर्स्ट पार्ट के से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।